Hello everyone. So continuing with the topic of Imperial Cholas. तो इस टॉपिक में हमने फर्स्टली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में देखा था। उसके बाद में हमने इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी विच वाज एट द सेंट्रल एंड लोकल लेवल उसके बारे में डिटेल में देखा था। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द इंपीरियल चोलास। तो द लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। तो लैंड रेवेन्यू जो था वही मेन सोर्स था इनकम का। वेरियस यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट सच एज पुली, वेली, पट्टी, पडगम देवर यूज्ड। तो लैंड मेजरमेंट के लिए अलग अलग तरह के यूनिट्स यहाँ पे यूज किए जाते थे। द कल्टिवेटिंग टेनेंट्स दे पेड अ टैक्स कॉल्ड कुदिमई। सो जो टेनेंट्स थे लैंड पे जो कल्टीवेट करते थे उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था जिसका नाम था कुडीमई। देन चोलास दे इन्वेस्टेड इन इरिगेशन एज वेल। तो कावेरी डेल्टा में इन्होंने काफी सारे इरिगेशन के लिए चैनल्स भी बनाए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल द चैनल्स कॉल्ड वटीवयक्कल दे वर कंस्ट्रक्टेड टू हार्नेस द रेन वाटर। तो सिंस पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल नहीं है, वहाँ पे मेनली मॉनसून के टाइम पे ही उन रिवर्स में पानी आता है। तो जो पानी था उसको एफिशिएंटली स्टोर करके रखने के लिए, एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने अलग अलग तरह के चैनल्स बनाए हुए थे सो दैट कि जो इरिगेशन है, जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ पे पानी की कमी ना हो। जिस टाइम पे रेनफॉल कम होती है, नदियों में कम पानी होता है, उस टाइम पे भी इनके पास रेन वाटर या जो नॉर्मल जो रिवर वाटर था जो इन्होंने स्टोर करके रखा था ये लोग उसको यूज करते थे। तो इनके पास में काफी अच्छा एक इरिगेशन का और स्टोरेज सिस्टम होता था। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से इनके पास स्टोरेज के लिए ऐसे लार्ज वाटर बॉडीज थी जहाँ पे ये पानी को स्टोर करके रखते थे और उसको एफिशिएंटली यूज करते थे। देन उसको एग्रीकल्चर के लिए भी, इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता था। So they constructed a large number of irrigation channels as well. The village assemblies they collected a tax called irayam, which was utilized for repairing the irrigation tanks. तो जो विलेज असेंबलीज थी जो हमने देखा था और सभा महासभा थी, तो वो जो विलेज असेंबलीज थी वो एक टैक्स कलेक्ट करती थी विच वाज नोन एज एरियम। और वो जो टैक्स था उसको जो ये इरिगेशन टैंक्स हैं इनकी रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता था। Then is during the Pallavas time period, a special category of land called Eripatti was used, which was donated by individuals, and the revenue was used for maintenance of the village tank. तो बेसिकली पल्लवास के टाइम पीरियड में भी एक स्पेशल लैंड की कैटेगरी थी जिसको बोलते थे एरिपट्टी। जो इंडिविजुअल्स जो थे, जो लोग थे, वो डोनेट करते थे उस लैंड को, उसको एरिपट्टी बोलते थे। और जो उसका रेवेन्यू आता था उस लैंड से, उस रेवेन्यू से अगेन जो ये टैंक्स थे उनको रिपेयर किया जाता था। उनकी मेंटेनेंस में, इन वाटर टैंक्स की मेंटेनेंस में वो सारा पैसा जो था, रेवेन्यू था, वो यूज किया जाता था। सो चोलास के टाइम पीरियड में यहाँ पे इरिगेशन का काफी इंपॉर्टेंस है। जो इरिगेशन टैंक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। देन वी कम ऑन टू द सोसाइटी ऑफ इंपीरियल चोलास। तो सोसाइटी की बात करें तो कास्ट सिस्टम वाज प्रेवलेंट। द कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स वाज मिजरेबल। तो अनटचेबल्स जो थे, जिनको ये परयार बोलते थे, परैयार, तो उनकी जो कंडीशन थी वो काफी खराब थी। द चोला इंस्क्रिप्शन मेंशंस द मेजर डिविजन्स अमंग द कास्ट। तो जो चोला इंस्क्रिप्शन है उन पे जो कास्ट है उनकी मेजर डिविजन्स मेंशन की गई हैं, दो तरह की। Velangai, which was the agricultural groups, and Idangai, which was the artisans and trading class. तो दो तरह की यहाँ पे कास्ट डिवाइड कर दी गई थी जिसका हमें चोला इंस्क्रिप्शन पे मेंशन मिलता है। देवर वलंगई विच जिसमें आते थे एग्रीकल्चरल ग्रुप्स, और देन इदंगई जिसमें आर्टिसंस और ट्रेडिंग ग्रुप्स आते थे।
तो ऐसे यहाँ पे कास्ट सिस्टम में डिवीजन थी। सो आफ्टर द सोसाइटी वी कम ऑन टू द रिलीजन। तो चोलास के टाइम पीरियड में रिलीजन कैसा था? सो चोलास वर द ardent followers of Shaivism. So the worship of Lord Shiva, so that was very prevalent in the imperial Cholas. However, both Vaishnavism and Shaivism flourished. तो जो चोलास थे वो वैष्णविज्म को काफी जो शैविज्म था उसको काफी अ, अच्छी तरह से मतलब काफी स्ट्रांगली उनका उसमें बिलीफ था, उसको अच्छे से फॉलो करते थे। बट स्टिल वैष्णविज्म जो था वो भी फ्लरिश किया था इंपीरियल चोलास के टाइम पीरियड में। सो बोथ वैष्णविज्म एंड शैविज्म दे फ्लरिश्ड अंडर द रूल ऑफ इंपीरियल चोलास। So within Shaivism, a school of philosophy was developed. तो एक अलग तरह का स्कूल ऑफ फिलोसफी शैविज्म में से ही इमर्ज हुआ था जिसको बोलते थे शैव सिद्धांत। तो शैव सिद्धांत was a school of philosophy that emerged from Shaivism. The foundational text of this philosophy was composed by Mikender. So this was about the religion. Then we come on to the art and literature. तो जो आर्ट एंड लिटरेचर है बेसिकली इसको हम लोग वैसे आर्ट एंड कल्चर जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग बहुत ब्रीफ में इसको देखेंगे। सो चोलाज वर ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। द द्रविडन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो द्रविड स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, दैट रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो चोलास थे इनके टाइम पीरियड पे वो पीक पे अपनी पहुंचा था, इसीलिए जो द्रविड स्टाइल है इसको चोला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल द टेम्पल्स ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर, एरावतेश्वर टेम्पल एट दरासुराम एक्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत तरह के इन्होंने बहुत सारे अलग अलग चोला आर्किटेक्चर में, चोला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में काफी सारे टेम्पल्स बनाए थे। ऑल्सो कंबन रामायण वॉज composed इन तमिल। तो कंबन वॉज द ऑथर ऑफ रामायण। जैसे हम लोग वाल्मीकि रामायण देखते हैं वैसे ही कंबन रामायण थी जो कंबन ने लिखी थी। कंबन वॉज द ऑथर ऑफ दिस रामायण एंड इट वॉज composed इन तमिल। So this was basically about the economy, society, religion and art and literature of the imperial Cholas. Now we come on to the decline of imperial Cholas. तो imperial Cholas का जो might था वो कैसे कम हुआ, उनका जो decline था वो कैसे start हुआ। So by the late 12th and 13th century, the Chola empire declined. तो स्टार्ट हुआ था ये अराउंड 9th सेंचुरी में, और बाय द लेट 12th एंड 13th सेंचुरी, सो 12th 13th सेंचुरी के अराउंड में चोला एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो गया था। द लास्ट रूलर वॉज राजेंद्र थ्री, हु वॉज डिफीटेड बाय द पांड्या किंग जाटवर्मन पांड्या इन 1279 एडी। तो जो लास्ट इनके रूलर थे इंपीरियल चोलास के, राजेंद्र थ्री, ही वॉज डिफीटेड बाय पांड्या किंग जाटवर्मन पांड्या इन 1279 एडी। तो 1279 एडी में इनका रूल जो था वो खत्म हो गया था। इवेंचुअली मैनी रीजनल किंगडम्स दे इमर्ज्ड। तो जब हमने देखा है इवन एंशिएंट इंडिया में भी कि जब जो कोई एक बड़ी सी जो एम्पायर था, बड़ी सी किंगडम थी, डायनेस्टी थी, जब वो डिक्लाइन करती है तो ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स जो थे वो इमर्ज होते हैं। जैसे मौर्यस के बाद, गुप्तास के बाद हमने देखे, उसी तरह से यहाँ पे साउथ इंडिया में इंपीरियल चोलास का जैसे डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद में काफ़ी सारे रीजनल किंगडम्स जो थे वो भी इमर्ज होना शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल होयसालास ऑफ द्वार समुद्रम, देन ककातियास ऑफ वारंगल, देन पांड्यास ऑफ मदुरई एक्सेट्रा। तो इस तरह से जब इंपीरियल चोलास का डिक्लाइन हो गया तो काफी सारी रीजनल किंगडम्स जो थी वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल होयसालास, ककातियास, पांड्यास। तो दिस वाज द टेरिटरी ऑफ होयसालास। तो होयसालास ऑफ द्वार समुद्रम, तो बेसिकली कर्नाटक का पार्ट, थोड़ा सा
आंध्र प्रदेश का पार्ट और तमिलनाडु का पार्ट इनके अंडर आता था। देन ककातियास ऑफ वारंगल, तो बेसिकली इनके पास आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा ओडिशा का पार्ट आता था। एंड देन आर द पांड्यास, जिनके पास ये साउथ इंडिया का ये जो नीचे वाला जो पार्ट था ये आता था। सो दीज वर द, यहाँ पे ककातियास हैं आंध्र प्रदेश मेनली, देन होयसालास मेनली कर्नाटक रीजन, और देन पांड्यास मेनली तमिलनाडु केरला रीजन। सो ये अलग अलग तरह की ऐसे काफ़ी सारी जो रीजनल किंगडम्स थी वो इमर्ज कर गई थी जब इंपीरियल चोलास का डिक्लाइन हो गया था इन द 12th एंड 13th सेंचुरी। सो दिस वाज अबाउट द इंपीरियल चोलास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द चोलास एंड द इंपीरियल चोलास। तो जो चोलास संगम एज में थे, हमने पढ़े चोलास, चेरास, पांड्यास, वो चोलास और ये जो इंपीरियल चोलास हैं, इनके बारे में जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।